हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टैक्स सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। हमने उसमें शेयर किया आपके साथ सेक्शंस और रूल्स। सेक्शन 16 से लेकर सेक्शन 21 तक हमारे इनपुट टैक्स क्रेडिट के चैप्टर में आते हैं, और जो रूल्स रहेंगे रूल 36 से लेकर 45 रूल तक जो है हमारे इस चैप्टर के रूल्स हैं। आज हम सेक्शन 16 करने वाले हैं। छोटी छोटी वीडियोस में बनाकर मैं इसको आपके साथ शेयर करूंगी। आज हम इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट का सेक्शन 16 करेंगे। रूल हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट सेक्शन 16 हमें कहता है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्या कंडीशंस रहेंगी। फ्रेंड्स, ये जो सेक्शन है हमारा स्टार्ट किससे होता है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो केवल रजिस्टर्ड पर्सन ही ले पाएगा। ऐसा नहीं कि छोटे बिजनेसमैन हैं और वो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं वो भी आईटीसी का बेनिफिट ले पाएंगे। नहीं, आईटीसी का बेनिफिट जो जीएसटी के दायरे में रजिस्टर्ड है वही पर्सन जो है जीएसटी में आईटीसी का बेनिफिट ले पाएगा। रजिस्टर्ड पर्सन के लिए ही जो है आईटीसी का बेनिफिट के दरवाजे खुले हुए हैं। आज हम इसमें देखने वाले हैं सेक्शन 16 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। फ्रेंड्स, सेक्शन 16 हमें एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट बताता है। सेक्शन 17 हमें बताता है अपॉर्चमेंट एंड ब्लॉक क्रेडिट के बारे में। सेक्शन 18 हमारा जो है बात करता है अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। स्पेशल सर्कमस्टांसेस में हम आईटीसी का बेनिफिट कब ले पाएंगे। अपॉर्चमेंट एंड ब्लॉक क्रेडिट। अपॉर्चमेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स बंटवारा, ब्लॉक यानी रोक दिया गया है। अपॉर्चमेंट, अगर मान लीजिए हमने कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ऐसी ली हैं जो हमने अपनी ऑफिस पर्पसेस के लिए और बिजनेस पर्पस पर्सनल यूज के लिए दोनों के लिए यूज करी हैं, तो केवल बिजनेस पर्पसेस का ही जो है हम आईटीसी का बेनिफिट ले पाएंगे। ये हमें सेक्शन 17 बात करता है। और कुछ ऐसे क्रेडिट होते हैं जो हमारे ब्लॉक कर दिए जाते हैं कि ब्लॉक क्रेडिट है, इसको आप नहीं ले पाएंगे। अब बात करते हैं सेक्शन 18 की। एक मैं आपको टच दे रही हूँ, डिटेल में हम नेक्स्ट सेशन में इसको डिस्कस करेंगे। सेक्शन 18 बात करता है आईटीसी इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। मान लीजिए कोई एक बिजनेस, छोटा बिजनेस एंटिटी है, वो अपना बिजनेस रन करता है और उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट ओवर हो जाने के कारण, एक्सीड हो जाने के कारण वो सेक्शन 22 में फॉल करके अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेता है और उसके पास कुछ इनपुट्स हैं, परचेज उसने ली हुई है जिसका उसने जीएसटी पे किया है, तो वो आईटीसी का बेनिफिट ले पाएगा एज पर सेक्शन 18। सेक्शन 18 मान लीजिए कोई टैक्सेबल पर्सन है जो पहले एग्जाम्प्ट सप्लाईज में डील करता था, एग्जाम्प्ट सप्लाई में डील करता था, उसको जीएसटी के दायरे में नहीं आता, लेकिन वो टैक्सेबल फिर वो एग्जाम्प्ट गुड्स जो है टैक्सेबल गुड्स में ट्रांसफर हो जाती हैं। कोई नोटिफिकेशन आती है कि ये एग्जाम्प्ट गुड्स ही अब इसको टैक्सेबल कैटेगरी के अंदर फॉल किया जाएगा। तो इस तरह के जो पर्सन होते हैं उनको भी जो है स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आईटीसी का बेनिफिट मिल जाता है। कोई टैक्सेबल रजिस्टर्ड पर्सन था, वो टैक्सेबल गुड्स की डील करता था, बाद में एक नोटिफिकेशन आती है, उसको एग्जेम्प्ट गुड डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये एग्जेम्प्ट गुड है, अब इसको जो है टैक्स रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर वो इस तरीके के केस में उसको आईटीसी रिवर्स करना होगा। जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस बनाए गए हैं 18 सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 इसके बारे में बात करता है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, क्या हमें सभी जो हम गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं, क्या सभी पे हमें आईटीसी का बेनिफिट मिलता है? ऐसा नहीं है, सब पे हम एट द टाइम बेनिफिट तो ले पाते हैं, लेकिन हमें उसे कैटेगराइज करना पड़ता है कि जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेंगे हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको डिक्लेयर करना होता है कि हमारे कैपिटल गुड्स हैं या फिर ये हमारे इनपुट्स हैं। क्यों हमें डिक्लेयर करना होता है फ्रेंड्स? दो रीजन है इसको इंक्लूड करने के। जो कैपिटल गुड्स होती हैं उसका जो जीएसटी के दायरे में जो कैपिटल गुड्स है उसकी जो लाइफ रखी गई है वो 5 इयर्स रखी गई है। समटाइम्स ऐसा होता है वो हम उसको टाइम से पहले भी या तो सोल्ड आउट कर देते हैं। तो इस तरीके में जो उसका वैल्यूएशन होगा वो किस तरीके से होता है? एक तो जो हमने यूज करा सेल निकाल लिया, सेल के अमाउंट पे हमने नॉर्मल टैक्स जीएसटी पे निकाल लिया, और दूसरा होता है रिड्यूस रेट पे हमें टैक्स निकालना। रिड्यूस रेट पे टैक्स कैसे निकालना होता है? जो हमने 5% पर
क्वार्टर उसका जो है परसेंटेज निकालनी होती है, इसीलिए हमें अपनी बुक्स और अकाउंट्स में डिक्लेयर करना होता है कि ये हमारी कैपिटल गुड्स है, ये हमारे इनपुट्स हैं, या हमारी सर्विसेज हैं। सर्विसेज का भी हम सभी का क्लेम ले पाते हैं। उसी टाइम हमने 3B में लिया और उसी टाइम हमने उसको आईटीसी का बेनिफिट ले लिया। दूसरे होते हैं हमारे क्योंकि हमें आईटीसी का जो बेनिफिट मिलेगा जिसमें हमने जीएसटी पे किया है उसी पे मिलेगा, नॉन जीएसटी पे पे किया है उस पे हमें आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मान लीजिए कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने अदर टैक्सेस पे किए, कोई सर्विस टैक्स पे किया, कोई सेंट्रल टैक्स पे किया, या फिर कोई एक्साइज टैक्स पे किया है, तो इस तरह के जो टैक्सेस उसने पे किए हैं उसका आईटीसी का उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। जीएसटी में जो है आईटीसी का बेनिफिट उसी पे मिलेगा जो हमने जिसपे जीएसटी का अमाउंट पे किया, जीएसटी टैक्स पे किया है, उसी का हम आईटीसी का बेनिफिट ले पाएंगे। और दूसरा कैपिटल गुड्स का जो है फ्रेंड्स, एज पर सेक्शन 54 जो हम रिफंड लेते हैं, रिफंड में हमें कैपिटल गुड्स का जो है रिफंड नहीं मिलता है, इसीलिए हम इसे बाइफिकेट करना मैंडेटरी है। आइए बढ़ते हैं सेक्शन की तरफ। फ्रेंड्स सेक्शन क्या कहता है हमें, सेक्शन की स्टार्टिंग के से एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शेल सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड मींस दैट मींस जो कि रूल में कहा गया है उसी के हिसाब से जो है आपको बेनिफिट मिलेगा, एंड इन द मैनर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 49। सेक्शन 49 हमें बताता है किस तरीके से हमें जो टैक्स हमने पे किया उसको यूटिलाइज करना है। बी entitled to take input tax charge on any supply of goods or services or both to him which are used or intended to be used in course of furtherance of business, and the said amount shall be credited to the electronic credit लेजर ऑफ सच पर्सन। जो भी अपनी गुड्स या सर्विसेज परचेज करी हैं, अगर हमने फर्दरेंस फॉर बिजनेस के लिए यूज करी है तभी हम उसका आईटीसी का बेनिफिट ले पाएंगे, और वो हमारे कहाँ पर शो करने के लगेगी, क्रेडिट लेजर में हमारे वो शो करेगी, और एज पर सेक्शन 49 हम उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। सेक्शन 2 की स्टार्टिंग किससे होती है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग का मतलब क्या होता है, जो आगे लिखा हुआ है हम उसको ओवररूल करते हैं, हम उसको नहीं मानते, भाड़ में जाए जो भी ऊपर लिखा हुआ है, ये कंडीशंस फुलफिल करनी जरूरी है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन, सो रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू क्रेडिट ऑफ एनी इनपुट टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू हिम अनलेस। जो भी इस सेक्शन में कहा गया हम उसको ओवररूल करते हैं। कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं ले पाएगा जब तक कि उसके पास ये सब चीजें नहीं अवेलेबल होंगी। ये सबसेक्शन 2 हमें कहता है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, ही इज इन द पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट इशूड बाय द सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और सच अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। एज पर सेक्शन टैक्स इनवॉइस की बात हमें कौन सेक्शन 31 कहता है, डेबिट और क्रेडिट नोट की बात हमें सेक्शन 34 करता है। वो रजिस्टर्ड पर्सन पोजीशन में होना चाहिए टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट देने के लिए। ही हैज रिसीव द गुड्स और सर्विसेज बोथ, उसने गुड्स और सर्विसेज को रिसीव कर लिया हो तभी वो आईटीसी का बेनिफिट ले पाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन में फ्रेंड्स ऐड किया गया है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लोज it shall be deemed that the registered person shall receive the goods or as case may be, where the goods are delivered by the supplier to the recipient or any other person on the direction of such registered person, whether acting as an agent or otherwise before or during the movement of goods, either by the transfer of documents or title of goods or otherwise। क्या कहना चाहता है, where the goods are delivered, जब goods delivered करी गई by the supplier to the recipient, supplier के द्वारा recipient को, और वो recipient के डायरेक्शन पर किसी और पर्सन के द्वारा रिसीव कर ली जाती है, तब भी मान लिया जाएगा कि वो गुड्स आपको रिसीव हो गई हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक पर्सन है जो जाता है सप्लायर के पास, उसको एक लैपटॉप परचेज करना है। लैपटॉप वो कहता है कि इस मॉडल का लैपटॉप हमारे पास अभी पर्टिकुलर अवेलेबल नहीं है, मैं अपने गोदाम से लेके या गोडाउन से लेके आते हैं। तो जो रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट कहता है कि आपका ये जो लैपटॉप है, सपोज कीजिए आपका
लक्ष्मी नगर या कहीं से आना है, तो रेसिपिएंट डायरेक्ट कर रहा है कि आप इस पर्सन को जो है हमारा लैपटॉप बीच में रास्ते में कहीं पर भी डिलीवर कर देना। तो इस तरह की जो ट्रांजैक्शन होगी तब भी मान लिया जाएगा कि वो गुड्स रिसीव हो गई हैं। Where the services are provided by the supplier to a person on the direction of or account of such a registered person, ये मैंने आपको बता दिया। Subject to the provision of section 41 and section 43A, the tax charge in respect of such supply has been actually paid by the government either in cash or through utilization of input tax credit admissible in respect of such supply। जो भी हमने आईटीसी का बेनिफिट तभी मिलेगा जब सामने वाली काउंटर पार्टी ने उसका टैक्स जमा करा दिया हो, तभी आप उसको जो है यूटिलाइज कर पाएंगे। He has furnished the return under section 39 provided where the goods against an invoice are received in lots of installment, the registered person shall be entitled to take credit upon receipt of last lot of installment। मान लीजिए उसने सबसे फर्स्ट कंडीशन तो क्या है, एज पर सेक्शन 39 उसने अपनी जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B के द्वारा जीएसटीआर 1 से अब शो करेगा तो उसके 2A में रिफ्लेक्ट होगा, और जीएसटीआर 3B के द्वारा उन्होंने टैक्स पे कर दिया होना चाहिए, तभी उस आईटीसी का बेनिफिट ले पाएंगे। इसमें प्रोविजो में कह रहा है अगर हमने कोई गुड्स रिसीव करी है और जो उसकी पेमेंट हमने लास्ट इंस्टॉलमेंट में पे करी है, तभी इस केस में हम आईटीसी का बेनिफिट तभी ले पाएंगे जब उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है पे कर दी गई हो। आई होप फ्रेंड्स आपको सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लियर होगा। सेक्शन 16 हमें क्या कहता है कि आप आईटीसी का बेनिफिट तभी ले पाएंगे तब आपके पास गुड्स रिसीव हो गई हों, आप एलिजिबल हैं टैक्स इनवॉइस देने के या फिर डेबिट नोट क्रेडिट नोट देने के। और जो इसके प्रोविजो में ऐड की एक्सप्लेनेशन दिया गया, मान लीजिए आपने अपने डायरेक्शन पे द्वारा किसी को मूवमेंट एट द मूवमेंट ऑफ द गुड्स आपने किसी को डायरेक्ट किया हो कि आप हमारे बदले में गुड्स ले लिए, तब भी इस केस में भी माना जाएगा कि आपकी जो है गुड्स रिसीव हो गई हैं। और लास्ट कंडीशन इसे कहती है कि आपने अपनी जीएसटीआर एज पर सेक्शन 39 आपने अपनी रिटर्न्स जो है फाइल करी हो, तभी आप उस आईटीसी का बेनिफिट ले पाएंगे। इसमें प्रोविजो ऐड किया गया, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर अ रेसिपिएंट फेल्स टू पे the supplier of goods or services or both other than the supply on which tax is payable on reverse charge basis, the amount towards the value of supply along with the tax payable therein within a period 180 days from the date of issue of invoice by such supplier, an amount equal to input tax credit availed by the recipient shall be added to his output tax liabilities along with the interest thereon in such manner as may be prescribed। लास्ट जो हमने सबसेक्शन 2 पढ़ा 16 सबसेक्शन 2 को हम रेड विद रूल 36 के साथ पढ़ेंगे। और जो ये प्रोविजो ऐड किया है, इस प्रोविजो में कह रहा है कि अगर रेसिपिएंट जो है उसकी पेमेंट नहीं करता है विद इन 180 डेज, तो उसको जो अपना आईटीसी का बेनिफिट रिवर्स करना होगा। रिवर्स कैसे करना होगा? विद इंटरेस्ट के साथ। और इसका जो रूल प्रिस्क्राइब्ड एज मे प्रिस्क्राइब जो इसका रूल है वो रूल 37 के अकॉर्डिंग जो है उसको रिवर्स करना होगा। सबसेक्शन 3 क्या कहता है? सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 हमें कहता है वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन हैज क्लेम्ड डेप्रिसिएशन ऑन टैक्स कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड प्लांट एंड मशीनरी अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द सैड टैक्स कंपोनेंट शैल नॉट बी अलाउड। इसमें कहता है अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने कुछ कैपिटल गुड्स प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, अगर उसने उस पर डेप्रिसिएशन लगा दिया है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, तो वो आईटीसी का बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा, वो डिसअलाउ हो जाएगा। सबसेक्शन 4, a registered person shall not be entitled to take input tax credit in respect of any invoice or debit note or supply of goods or services or both after the due date of furnishing the return under section 39 for the month of September following the end of the financial year to which such invoice or invoice relating to such debit note retained or furnish the relevant annual return whichever is earlier। इसमें क्या कहता है? अगर सेक्शन 16 सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग आप आईटीसी का बेनिफिट तब तक ले पाओगे अगर आपने अपनी जो रिटर्न है टाइमली फाइल कर दी। मान लीजिए ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है
लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर 2021 का आपने को आईटीसी का बेनिफिट लेना है तो आप नेक्स्ट जो मंथ है 21-22 सितंबर तक एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तक ले लेते हैं, तभी आप उसका आईटीसी का बेनिफिट ले पाएंगे। अगर टाइम लिमिट ओवर हो गया तो आप उस आईटीसी का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। अगर आपकी मान लीजिए 2020-21 की जो एनुअल रिटर्न फाइलिंग डेट है वो उससे पहले है, सितंबर तक सही करना है आपको, और उसके एनुअल रिटर्न की डेट है दिसंबर, तो विच एवर इज अर्लियर, यानी कि सितंबर तक अगर आपने आईटीसी का बेनिफिट ले लिया तब तक ही ले पाएंगे। विच एवर इज अर्लियर, जो भी अगर सब्सिक्वेंट मंथ का जो सितंबर मंथ आ गया या फिर एनुअल रिटर्न की डेट पहले आ गई तो वही पहली डेट आपकी मानी जाएगी, तभी तक आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले पाएंगे। अदरवाइज जो है आप आईटीसी का उसका अगेंस्ट उस इनवॉइस के अगेंस्ट आईटीसी का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। ये सेक्शन 16 सबसेक्शन हमें 4 कहता है। इसको प्रोविजो क्या कहता है फ्रेंड्स? Provided that the registered person shall be entitled to take input tax credit after the due date of furnishing of the return under section 39 for the month of September 2018 till the date of furnishing of the return under the said section for the month of March 2019 in respect of any invoice relating to such debit note of supply of goods or services bought during the financial year 2017-18, the detail which have been uploaded by the supplier in section 37 till the date due date for furnishing the details under section 1 of the said section for the month of March 2019। ये आपको 17-18 का एग्जांपल दिया है, मैंने आपको 20-21 के एग्जांपल के साथ आपको समझाया कि आप उस टाइम पीरियड तक ही अपना जो है आईटीसी का बेनिफिट ले पाएंगे। उसके बाद अगर वो डेट टाइम पीरियड चले जाता है एनुअल रिटर्न या सब्सिक्वेंट मंथ का जो है एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर सितंबर तक आप ले लेते हैं बेनिफिट, तभी आप उस आईटीसी का बेनिफिट ले पाएंगे। फ्रेंड्स, ये हमने आपके साथ डिस्कस किया सेक्शन 16 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। मैंने थोड़ा सा टच अप आपको दिया है सेक्शन 17 का और सेक्शन 18 का। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 16 को मैं फिर से कवर करूंगी, और रूल जो इसके हैं रूल 36 एंड 37 हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप अपने जीएसटी में नॉलेज को इन्हांस करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।